इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके वजह से आपको मार्क्स तो 100% ही मिलते हैं, नो डाउट। मैं बोलूंगी कि आपके जो मार्क्स होते हैं ना, वहां पे कटिंग भी नहीं जाते हैं, बिल्कुल कटिंग मार्क्स भी नहीं जाते आपके। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट ही ये रखना है। इंट्रोडक्शन रखोगे आप, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन कंपलसरी लिखना होता है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? उस क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स होंगे। कितने की पॉइंट्स लिखोगे? ABCDEF, यानी कि 7 to 8 की पॉइंट्स। ठीक है, 8 की पॉइंट्स हो गए आपने। एक केस लॉ लिखोगे, दूसरा कंक्लूजन लिखोगे, आपका आंसर सॉर्टेड हो गया। इसी फॉर्मेट से अगर आप लोगों ने हर एक आंसर को अटेम्प्ट किया, अब आप पूछोगे कि एक आंसर कितने पेजेस को होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जिसमें 10 पेजेस लिख लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है, आपका टाइम आपने किल कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि आपका एक आंसर जो होना चाहिए ना, वो 6 पेजेस का होना चाहिए। एवरी आंसर व्हाट यू अटेम्प्ट शुड बी 6 पेजेस। हाँ, अगर शॉर्ट नोट आते हैं तो वो कितने पेज के लिखने चाहिए? तो शॉर्ट नोट जो आते हैं, आपको 2.5 पेज के शॉर्ट नोट लिखने रहते हैं। मतलब एज अ टीचर मैं आपको रियलिटी टच दे रही हूँ कि हम क्या देखते हैं जब हम पेपर चेक करते हैं स्टूडेंट्स का। तो मेजरली मैं देखती हूँ कि कितने पेजेस का लिखा है। पहले तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता है कि बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया है। दूसरा, आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि हैंड तो हैंड राइटिंग पे कम जाते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत देखते हैं हैंड राइटिंग, क्योंकि वो स्पीड अप होने के हिसाब से ही किया जाता है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग का तो ये पर्पस हो गया। और दूसरा मैं देखती हूँ कि आप लोगों का फिनिशिंग कैसे है, यानी कि आंसर के अंदर जो क्रक्स होना चाहिए। मेजर पॉइंट है कि आंसर के अंदर जो क्रक्स होता है, कि इंपॉर्टेंट क्रक्स, जैसे कि जो फैक्ट टू फैक्ट कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। उस पॉइंट में अगर एग्जाम्पल है, आपने एक पॉइंट लिखी है, उस पॉइंट में अगर आपने राइट्स ऑफ विक्टिम ना लिख के विक्टिम की स्टोरी लिखी है, तो आपको डेफिनेटली उस बात पे तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली आपको रॉन्ग दे दूंगी ना मैं। आई विल नॉट एंटरटेन यू फॉर दैट आंसर। डेफिनेटली मेरे को चिड़ी लगेगी ना। मतलब अगर आप एज ए स्टूडेंट लिखते हैं, तो एज अ टीचर अगर मैं उसको करेक्ट करती हूँ, तो आई एम ऑल्सो डूइंग इनजस्टिस विथ यू पीपल ना। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगी? इंट्रो लिखा है, कितने पेज का लिखा है? इंट्रो में क्या उसने जो फैक्ट है इंट्रो का, उसको कवर किया है कि नहीं किया है? डेफिनेशन जो लिखा है उसमें सेक्शन है या नहीं है? अगर सेक्शन नहीं है तो डेफिनेशन करेक्ट है या नहीं है? दूसरा, आपके जो की पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू वही क्वेश्चन है, और उस की पॉइंट के अंदर अगर आप लोगों ने सेक्शंस डाले हैं, तो वो करेक्ट सेक्शंस है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने एग्जैगरेट करके लिखा है क्या? जैसे हम लोग स्टोरी को कैसे एग्जैगरेट करते हैं कि एक डेली सोप जो होता है उसको एग्जैगरेट किया जाता है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो आपने क्या उस चीजों को बढ़ा के लिखा है क्या? वो एक पॉइंटर पे चेक किया जाता है। उसके आगे ये देखा जाता है कि आपने जो केस लॉ लिखी है, वो आप लोगों ने केस लॉ का नाम परफेक्ट लिखा है, या आपने XY यूज किया है। जबकि हमें ये बोला जाता है कि डोंट राइट द केस लॉ नेम इफ यू डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द पेज नंबर एंड द जर्नल विच इज टू बी नोटेड। जैसे कि क्रिमिनल लॉ जर्नल हो गया, AIR हो गया, एनी अदर फॉर्म ऑफ जर्नल अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो करेक्ट है या नहीं है। तो रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग द पेज नंबर, एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, तो जो पेपर चेक करने वाला है वो येड़ा नहीं है, उसको उतना मालूम है कि ये पेज नंबर के अंदर वो साइटेशन साइटेड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका कंक्लूजन पार्ट। तो आपने उस पूरे आंसर को कंक्लूड किया है, या अपने वर्ड्स में आपने भलता ही कंक्लूजन लिखा है? तो ये सारे चीजों को टीचर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं। और दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक तो करने का नहीं, नहीं तो वो लाल 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 गेम किया जाता है उसमें। आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बता रही हूँ कि जैसे हिंदी ग्रामर हो गया, तो उसमें क्या किया जाता है ना, आपके पेपर में होली खेली जाती है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आरजेएस का ये बहुत गंदा ये है कि वहां पर वो लोग क्या कहते हैं ना, रेड 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 मार्किंग करके दे देते हैं। यानी कि आपके पेपर को जब चेक किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर जो वेलांटी होती है, जो मात्राएं होती है, अगर वो सही से नहीं दी जाती है, तो उसको आपको रंगोली खेल के दिया जाता है। आइए समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रही हूँ? तो ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको लिखना है आंसर, तो ये सारी चीजें ध्यान पे रखते हुए ही आपको लिखनी पड़ती है। अदरवाइज
it does not matter to y'all anyways. क्लियर है? ओके, यस मैम। स्टार्ट करूं मैं? जी राम, जी यस आप मैम। अभी से मेरे को एक बात कह रही हूं मैं, कि आप अभी से, वैसे आप घर में बैठे रहते हो ना राम, तो राम आपको एक चीज मेरे लिए करनी होगी कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके क्वेश्चन एंड आंसर आप लिख के मुझे भेजोगे। जूही हो, मेरे पुराने स्टूडेंट्स है ना, 100% मुझे क्या करते थे, लिखते थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बात, कि अगर यहाँ पर उज़मा जानती है, विकी जानता है। विकी, आप लोगों को पता है हमारे पास एक स्टूडेंट हुआ करता था यूपी का, उसने एपीओ क्लियर कर लिया। कैसे? हमेशा मुझे एक क्वेश्चन एंड आंसर भेजता रहा। याद है वो कौन है? उज़मा को याद होगा कि वो कौन है। वो हमेशा मुझे क्या करता था, उसका सुबह होते ही 5:30 बजते थे, 5:30 उसका सारा आंसर जो होता था लिख कर मेरे पास भेजा जाता था। मैं लिख के उसको चेक करके उसका प्रिंट आउट निकालती थी और मैं उसको भेजती थी कि आपने ये गलतियां करी है। और उसके बाद वो गलतियों को कंटिन्यूअसली ये करते करते उसने एपीओ क्लियर कर लिया है। उसका कल ही मैसेज मृदुल, आया। मृदुल भैया, हाँ, मृदुल भैया, मृदुल ने नहीं किया है, एक और जना राष्ट्रीय, है। राष्ट्रीय भैया। हाँ, यस, राष्ट्रीय ने क्लियर कर लिया है, अच्छा, एपीओ क्लियर कर लिया है राष्ट्रीय ने। फाइनली उनका हम्म, एम अचीव हो गया। सिर्फ क्या करता था आपको अच्छी तरह से पता है, सुबह 5:30 बजे उठते ही मुझे आंसर लिखने का, आंसर लिख के मुझे भेजने का। मैम इसमें बताइए कि क्या करेक्शन करनी चाहिए। उस 2 दिन, 2 दिन नहीं हुआ, एक हफ्ता हुआ सर। एक हफ्ता पहले उसने मुझे एक मैसेज भेजा था कि मैम ये देखो, ये आंसर है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं ये लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा 100% हो जाएगा, जाओ कर लो। उसमें लिए आपको एफर्ट्स चाहिए, देते हो क्या मुझे आप एफर्ट्स? मैम किधर का, यूपी का? हाँ, उसका पहला ही क्लियर हो गया था। ओके मैम। और अभी वो आरजेएस का एग्जाम का फॉर्म भर रहा है। हमारे क्लास में प्रशांत है, आज प्रशांत नहीं है। प्रशांत ने फॉर्म भरा हुआ है इसका, ओडिशा का फॉर्म भरा हुआ है। जून में एग्जाम्स है, तैयारी चल रही है जून की। रोज मुझे लिख के भेजता है, मैम इसको देखो आप, मैम इसमें क्या गलती है, मैम इसमें चेक करके दो। आप में से कोई एफर्ट्स ही नहीं उठाता है। मैं क्यों आप लोगों को प्लेटर सर्विस देती बैठूं? If you want to learn, you have to. If you don't, you will lose it. The game is in your hand. चलो स्टार्ट मैम करते हैं। लिखेंगे। कंपनसेशन रिलीफ अंडर जनरल एंड प्रोसीजर लॉज, जिसको मैं कहती हूँ राइट्स ऑफ विक्टिम। अब राइट्स ऑफ विक्टिम जब आप ये लिखते हो तो आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। देखो ये सारा आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखने के लिए। फिर इसके बाद में कंपनसेशन अंडर स्पेशल लॉज आप लिखते हो, तो देखो कंपनसेशन अंडर प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट 1955 इसको लिख लिया आप लोगों ने, अच्छे से उसको ब्रीफ अप कर लिया। कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इसको लिख लिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको लिख लिया आपने, ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको लिख लिया आपने। सफिशिएंट है इतना आंसर, क्या और भी लिखना चाहते हो इसमें? सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप उतनी जगह पे लिख भी नहीं सकते हो। केस लॉ भी तो इससे लिखना होगा ज्यादा, मैम। हाँ लिख सकते हो ना केस लॉ, केस लॉ केस विद लॉ और कंक्लूजन लिख कंक्लूजन। सकते हो। यस मैम। यस, यस, व्हाई नॉट। इसी का आप एक कंपनसेशन टू विक्टिम्स के ऊपर एक केस लॉ निकाल लो, लिख लो, इसी का कंक्लूजन हो ही जाएगा, है मैम ना? कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? मतलब ये तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कि सेक्शन ये कहता है, ठीक है, केस लॉ ये है, कंक्लूजन तो खुद बनाना पड़ता है ना, कैसे बनाएंगे? आप कंक्लूडिंग क्या करते हो कि इसमें से आपको क्या सीखने को मिला है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन इज व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप लिखोगे ही क्या उसके अंदर? मैम तो वही तो पूछ रहे हैं कि वो कैसे लिखेंगे। मैं हूं ना अभी बताने के लिए कैसे लिखेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अभी का अभी क्लियरेंस आ जाएगा कि हम कंक्लूजन में कैसे लिखने वाले हैं।
ओके मैम। और अगर महाराष्ट्र के अंदर भी मैं कहूँ, अगर समझो केस लॉ और कंक्लूजन नहीं हो रहा ना, तो टीचर्स एकदम ऐसे भयानक नजरों से देखते हैं हम लोगों को, क्या लिखा था इसने। चलो, इज दैट क्लियर? दिस वन सबसेक्शन 1(3) ऑफ 357 ये क्लियर है? कलंदर Yes, साहब, ma'am. आपको ये क्लियर था? अवार्ड कंपनसेशन टू विक्टिम क्राइम, यस यस मैम, हाँ क्लियर था? यस कि क्लियर एक था। और बार बता दूं मैं आप लोगों को? मैम एक और बार बता दीजिए। चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करती हूँ। कंपनसेशन टू विक्टिम्स, देखिए अगर आप लोगों ने 357 सीआरपीसी अगर पढ़ा होगा तो उसका सबसेक्शन 1, 2, 3 क्या बोलता है हम लोगों को? ये बोलता है कि जब ट्रायल कोर्ट को अवार्ड करना होता है कंपनसेशन विक्टिम्स को, तो जैसा क्राइम होगा उस तरीके से दिया जाता है। तो सबसेक्शन 4 के अंदर इन्होंने कहा कि जो पावर्स है कोर्ट के पास, जैसे अपील के पावर्स है, जैसे रिवीजन के पावर्स है, वो कोर्ट को क्या देता है कि भाई आप जो है विक्टिम्स को कंपनसेशन पूरा दे सकते हो, पार्ट में दे सकते हो, जो फाइन इम्पोज करनी है आपको ऑफेंडर के ऊपर, और उस कंपनसेशन को विक्टिम को दिया जाता है। और वो प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को सेक्शन नंबर 357 के सबसेक्शन 1 के अंदर। वो क्या इंक्लूड करता है बेटा? कॉस्ट, डैमेज और इंजरी सफर्ड, लॉस कॉस्ट टू ड्यू टू द डेथ और मॉनेटरी लॉस। अभी देखो लॉसेस में क्या होता है ना, देखो आपको पता है कि मॉनेटरी लॉस जो है वो मनी में इनकर किया जाता है। डेथ इवन कैन नॉट बी इनकर्ड इन मॉनेटरी, है ना, कि अगर कोई बंदा मर जाता है ना, वो विक्टिम मर जाता है, तो उसका कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाएगा? अगर उसने थेफ्ट किया है या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन विक्टिम देने के लिए, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है विदाउट। अभी अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेनी ऑफ द जजेस सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द बेंच, सिटिंग ऑन दी, वो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट करके बैठे हुए हैं। या माइंड इज कंप्लीटली सेट। कैसे मैं बताऊं आप लोगों को? अभी देखो डिस्क्रिशनरी पावर, अगर मैं कहूं कि, अगर ऐसे कहें कि, अगर मैं ऐसे कहूं कि सिविल में डिस्क्रिशनरी पावर किधर है? किसी को पता है सिविल में डिस्क्रिशनरी पावर किधर है? कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर किधर है? 151 सीआरपीसी याद नहीं है क्या? हाँ, याद नहीं है? सीपीसी के अंदर किधर है? अरे बाप रे, पता है नहीं पता है बाबा? हाँ मैंने 151 इनहेरेंट पावर्स होते हैं कोर्ट के पास, जिसमें कोर्ट क्या करती है ना, आजकल माइंडसेट करके बैठे हुए हैं कि भाई ये मुझे यही देना है, ये मुझे यही देना है। तो दिस इज क्रिएटिंग वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी की जजेस ने अपना माइंडसेट करके देखा है, और विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द केस। तो जहां पर मराठी में ये कहा जाता है, सोनिया मैम ये बताएंगी कि आप लोगों को, सोनिया मैम ये क्या बोलते हैं मराठी में, कि यहाँ केस को एंड तो मिलेगा लेकिन जस्टिस नहीं मिलेगा। सोनिया मैम मराठी में बताओ ना, इसको क्या बोलोगे आप? मैम आप क्या बोल रहे हो मराठी में? क्या बोलने के लिए? कि जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय मिलणार नाही, न्याय मिलना केस नहीं की भाई, यहाँ पर कैसे केसेस डिस्पोज होंगे लेकिन न्याय निकाल नहीं होईल, मिलेगा। निकाल हाँ केस निकाली निघेल पण न्याय मिळणार नाही। हाँ, यही यही कि निकाली तो मिलेगा लेकिन न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये समझ के चलो, तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। कोर्ट चाहे तो इम्पोज कर सकती है, कोर्ट चाहे तो कॉम्पनसेशन नहीं भी दे सकती है। ठीक है, तो 357 को इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 2008, कल मैंने कहा था आपसे, जो कि फोर्स आया था 31 दिसंबर 2009, जिसमें विक्टिम को एक स्कीम होती है जिसमें कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है। कौन देती है भाई? स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में। और वो कोऑर्डिनेशन किसके साथ में करती है? सेंट्रल के साथ में। और वो क्या बनाते हैं? स्कीम बनाते हैं जिसमें फंड्स प्रोवाइड किया जाता है। फंड्स प्रोवाइड करने के साथ साथ में जिसको सफर हुआ है लॉस, इंजरी, जो कि क्राइम के वजह से हुआ है,
तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है। तो कंपनसेशन कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन, या तो अगर गवर्नमेंट ने कहा है, जिसकी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने कहा है, स्टेट ने कहा है, या कोर्ट ने कहा है। जैसा भी केस होता है, क्वांटम डिसाइड होता है कि कितना देना है, और डिसाइड होगा इस तरीके से कि जो फंड्स है वो स्कीम के अंदर, उसके हिसाब से आपको क्वांटम मिलेगा। ठीक है। ट्रायल कोड अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि कंपनसेशन जो अवार्ड होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि जो जरूरतमंद है उसकी उतनी अपेक्षा जो है वो पूरी हो, यानी कि रिहैबिलिटेशन का खर्चा पूरा होना चाहिए। अगर जो ऑफेंडर है वो एक्विटल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फिर भी उस विक्टिम को वो रिहैबिलिटेशन का पेमेंट देगा, क्योंकि इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। आई बात ध्यान पे? चलो, वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस, यानी कि अगर जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है उसी का पता नहीं है, ना ही उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई ट्रायल नहीं चली है, तो विक्टिम या हो या उसके डिपेंडेंट्स हो, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे स्टेट के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास, उसके बाद उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 357 के सबसेक्शन 4 के अंदर ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। और जो रिकमेंडेशन होगी कंपनसेशन को लेकर, जब एप्लीकेशन आप देंगे स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद वो आपको ऐसे ही नहीं देंगी, वो क्या करेंगी भाई, इंक्वायरी करेंगी, और उस इंक्वायरी के बाद में आपको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाएगा, और विद इन द पीरियड ऑफ 2 months, जो कि सबसेक्शन 5 में दिया गया है। क्योंकि जो पर्सन है वो काफी हद तक सफर कर रहा होगा, बेचारा विक्टिम है। ठीक है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेंगे, इमीडिएटली ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको बहुत जरूरत है तो मेडिकल बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और उसको लेकर क्या होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसकी तरफ से, पुलिस ऑफिसर जिसकी जो रैंकिंग है वो नॉट बिलो द, क्या है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या तो फिर मैम मैजिस्ट्रेट जो होगा। हाँ बेटा। मैम कंपनसेशन और फाइन में क्या डिफरेंस है? बेटा कंपनसेशन आपको, फाइन में ये डिफरेंस है कि फाइन जो होता है आपको लगाया जाता है, कंपनसेशन आपको दिया जाता है, यू हैव टू प्रोवाइड कंपनसेशन। ठीक है। और फाइन का मतलब क्या होता है, वेर यू आर सपोज टू पे, मतलब अगर आपने कुछ क्राइम किया, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, या यस फिर मैम। आपने हिट एंड रन केस कर दिया, तो उसके अंदर जो फाइन आपको देना पड़ता है। और कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है, जो विक्टिम है उसको पैसा दिया जाएगा, जिसने किया है उसको दोनों में भरना तो मैम पड़ेगा। अक्यूज ही दे रहा है ना। बेटा देना तो अक्यूज को ही पड़ेगा ना। यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो, अगर अक्यूज एक्विटल होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर भी ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट है कि भाई नहीं इसको देना चाहिए तो उसको देना ही पड़ेगा, भले फिर वो जो भी हो जाए। ओके समझा? मैम। यस मैम। चल, अंडर सबसेक्शन 1 of 358 compensatory relief can be provided to the victims on unlawful arrest। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पुलिस को ये मालूम नहीं था कि वो अक्यूज नहीं है, विक्टिम को ही पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था, तो इसको लेकर क्या कन्विक्शन होगी ना, जो ऑफेंडर को या जो भी होगा, तो कोर्ट ऑर्डर मिस्टेक कर ऑफ सकती है फैक्ट। कि भाई वो कंप्लेनेंट को जो डिफॉल्ट उसने सफर किया था तो उसको वो सफर करेगा, जो अक्यूज होगा ना, ही विल गो टू द जेल फॉर दिस। ठीक है। और जो रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन टू बी पेड होगा, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अगर आप लोग नहीं भरोगे तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है ना। आप लोगों ने ये सीआरपीसी में पढ़ा रखा है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ सिविल में नहीं होता, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल में भी होता है। एज पर द यस लैंड मैम। रेवेन्यू वो अरियर्स को क्या किया जाता है, रिकवरी की जाती है, और लैंड उस रिकवरी के पार्ट में, यस, किसी ने कुछ कहा? नहीं, लैंड रेवेन्यू के हिसाब में कलेक्ट किया जाता है। हाँ, लैंड रेवेन्यू के सेक्शन के अकॉर्डिंग उससे रिकवरी की जाती है, और वो अरियर्स को उस अक्यूज को दिया जाता है जिसके साथ में जो विक्टिम है। ठीक है। अक्यूज क्या करेगा, वो विक्टिम को पे करेगा एज पर लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है। रिकवरी कैसी होगी, एज पर लैंड रेवेन्यू एक्ट। और क्या होगा, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किया जाएगा,
और यहाँ पर सेल होगा, अगर हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सेल कर दे। आपको याद होगा पेरिशेबल है ना गुड्स जो होते हैं, याद करो इस बात को कि पेरिशेबल गुड्स को क्या करती है कोर्ट, जगह पे बेचती है, पैसा निकालती है, रख देती है, जब केस खत्म होगा जिसका फेवर में जाएगा उसको वो पैसा दे दिया जाता है। आई बात ध्यान पे? Yes. मैडम Yes, सीआरपी के 125 में रिकवरी कैसी रहती थी? 125 में वही अटैचमेंट करो, 125 में और क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट देना पड़ता है, और उसके साथ में अगर आपने फॉल्स एफिडेविट दिया तो उसकी सजा के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया है एसेट एंड लायबिलिटी का तो आपकी वाइफ जो होगी वो जो कह रही है उसको ट्रूथ मान के कोर्ट क्या करेगी, उसके ऊपर डिसीजन सुना देगी। और आपको अगर नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को जो आपका ये रहेगा क्या बोलते हैं जो आप सैलरी होगी उसको अटैच करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी सैलरी नहीं है आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपकी जो वाइफ है उसने दिखा दिया कि ऑन 712 एक्स्ट्रा की है मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी, आपकी वो प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, अटैचमेंट कर दिया जाएगा। जैसे आर्बिट्रेशन में क्या होता है, बैंक अकाउंट को सीज किया जाता है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर आपके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा, आपके अकाउंट को सीज किया जाएगा, उस अकाउंट से जो भी पैसा होगा वो आपके वाइफ को डायरेक्ट दिया जाएगा। ऐसी होती है रिकवरी अंडर 125। अगर जब तक बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकलता है तब तक एंजॉय करो। आज सब लोग इन एंड आउट हो रहे भाई, क्या बात है? कितनी बार सबको मैं इन कर रही हूँ? मैम नेटवर्क का इशू हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। ओके चलो कोई बात नहीं। कंपनसेशन अंडर स्पेशल लॉज, a very important special laws, the victims of the offenses can be compensated। देखो स्कीम तो बना दी गई, पैसे किसको देना है ये भी पता है, कैसे निकलना है ये भी पता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे करना है ये भी आपको पता है। लेकिन अगर पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर इस स्पेशल लॉज के अंदर हम लोगों को कैसे पैसे निकालने हैं और कौन से एक्ट के अंदर, अभी कंपनसेशन अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स क्या होते हैं भाई? प्रोबेशन क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज अ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर? प्रोबेशन पीरियड किसी को नहीं पता? नहीं, पहली बार अफेंस किए हैं तो उनको प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट में रिलीज किया जाता प्रोबेशन, है। प्रोबेशन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोबेशन? Ma'am, you have been kind of appointed, but final decision will be made after performance. You have been appointed for? यानी ट्रेनिंग पीरियड रहता है ना मैडम? Jobs. It appears somebody else is speaking. In jobs, ma'am, probation means that you have been appointed, you have been given appointment, but confirmation of the appointment will happen after looking at performance for certain period of time. हाँ, that is So- related to job ना बाबा। Yes, ma'am. So similarly, if I draw an analogy here, it means that it's kind of suspended sentencing kind of key. You have committed a crime, there is a sentence, but it will not be implemented unless and until you repeat or give poor behavior. Okay, now I'll read it for you ना, it will make you all very easy to understand the, Ma'am, what is a probation। मैम हाँ जब जजमेंट हो जाती है ना तो डिफॉल्ट बेल देना पड़ता है उसको, अक्यूज को हाँ कुछ दिन का तो पीरियड, ताकि वो अपील में जाए या रिवीजन में जाए, जहां मर्जी उसका मन जाए, उसके बाद उसको अरेस्ट करते हैं। तो वो जो पीरियड होता है ना उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, जब उसको खुला छोड़ देते हैं। जब तक वो अपील और मैम, रिवीजन में नहीं जाता है। यस मैम मैम। मेरे समझ से प्रोविजन में ये होगा मैम कि प्रोविजन में जो अपराधी है उसको प्रेजेंट रहना पड़ता है, वो जेल नहीं जाएगा, मगर जब भी वहाँ सुनवाई होगी या वो प्रेजेंट रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता मैम। रॉन्ग बोल रहे हो आप लोग सब, कुछ भी बोल रहे हो। बाहर नहीं जा सकता है। He was right on the part of Sudarshan to speak about the job probation। Okay fine, वो ठीक है कि जब तक हमको अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक हम लोग वेटिंग में रहते हैं, जब तक हमको ये नहीं हो। पर यहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का मतलब क्या है? द एक्ट इन फैक्ट हैज कम इनटू फोर्स फॉर द रिलीज ऑफ द ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन।
or after due adjudication of the matters connected therewith. Section 5 of the Act empowers the court dealing with the case to direct for the release of the offender either under Section 3 or 4 of Probation Act if it thinks fit, and makes the same time a further order of directing the offender to pay compensation as the court thinks fit, reasonably to meet the loss or injury caused to any person by the commission of an offenses along with the proceedings. अब देखो यहाँ पर आप जो बोल रहे हो वो कहाँ पे है? यहाँ पर तो रिलीज की बात की जा रही है। उस्मा कहाँ है? मैम उस्मा कुछ पीरियड के पहले बाहर छोड़ देते हैं, हमने भी तो यही बोला। कुछ पीरियड के पहले बाहर छोड़ देते हैं रिलीज करने के लिए। आप बोल रहे हो कि जब तक अपील और रिवीजन फाइल नहीं होती है, नहीं, यहाँ वो जो उतना टाइम देते हैं, जैसे 10 दिन का टाइम दिया कि अगर तुमको अपील में जाना है, रिवीजन में जाना है, जाओ 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद अरेस्ट कर लेंगे, तो ये प्रोबेशन पीरियड होता है। हाँ, अब आई ना बराबर, अब बराबर बोल रही हो सोनिया मैम। सोनिया मैम है क्लास में? यस मैम। लेकिन डिस्कनेक्ट हो रहा है ऑल द टाइम। मैं भी देख रही हूँ कि बहुत सारे जने डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मुझे भी फिर इनबॉर्ड ये लेना है। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है ऑल द टाइम है 2 मिनट। यस मैम कहिए। मुझे बताओ प्रोबेशन क्या होता है सोनिया? Probation is specific period of offense, but they are younger. Specific period of offense for releasing the accused on probation period. चलो मैम जैसे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स वगैरह जो जेल में होते हैं, उनके घर में शादी होती है तो कुछ देर के लिए उनको छोड़ देते हैं, तो वो हाँ, प्रोबेशन दिस इज कॉल्ड प्रोबेशन। अगर ऐसा कुछ होता है कि घर में शादी है या घर में कुछ है और इन्फ्लुएंस लगाकर तो ये सारी चीजें होती है, तो दैट इज प्रोबेशन पीरियड, जो कि टाइम इंटरवल पीरियड होता है। अक्यूज को बाहर छोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं अक्यूज जो है उस पीरियड तक बाहर रह सकता है, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। और ये ऑफेंडर्स को रिलीज किया जाता है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, क्लियर बाबा? यस मैम। ठीक है मैम मुझे एक सवाल था मैम। हाँ बोलो ना, हेलो मैंने उसके लिए आपको पूछा भी। मैम ऑल द टाइम सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम यू मैम। हाँ बोलिए बोलिए सोनिया मैम। मैम इसमें लाइक अर्जी लगाई जाती है कि मुझे सिर्फ फॉर फ्यूनरल जाना तो होता है, तो वो इस दौरान होगा क्या? 10 दिन या 5 दिन टाइम पकड़ के फ्यूनरल के लिए, मतलब प्रोबेशन पीरियड को छोड़ने के लिए आप जो बोल रहे हैं। पैरोल में आएगा? क्या 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 क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम ये आएगा प्रोबेशन में आएगा या पैरोल में हम इसकी अर्जी लगा सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन था। किसी को सुनाई दे रहा है कि सोनिया मैम क्या कह रहे हैं? प्लीज। मैम आई डिडंट गेट इट। इवन आई डिडंट गेट इट एक्चुअली। आवाज पूरी नहीं है। हाँ उनका वही, network आवाज clear- पूरी नहीं आ रही। मैम वो पैरोल के बारे में कुछ पूछ रही हैं। पेरोल के बारे में? यस मैम। प्रोबेशन और पेरोल तो अलग हो गया ना बाबा। पेरोल और प्रोबेशन के बीच में अगर मैं कहूँ तो प्रोबेशन क्या होता है, सेंटेंस को कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है भाई, इंडिविजुअल को उतना सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसके बाद में उसको ये किया जाता है। पर पेरोल में क्या होता है, कंडीशनल रिलीज होता है। यहाँ पर तो आपको छोड़ दिया जाता है ना, जा भाई जा। पेरोल में क्या होता है, आपको कंडीशनल रिलीज किया जाता है और ऑफेंडर जो है उसको वो पीरियड जो है, सेंटेंस जो भी दी जाती है ना, उसको वो पूरी सेंटेंस कंप्लीट करनी पड़ती है। पेरोल को क्या होता है कि आपको
कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि रिलीज जो होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल सेंटेंस, बट कंडीशनल रिलीज होती है इसके अंदर। दैट्स अ पेरोल, जहां पर कंडीशनल रिलीज होती है और आपको फुल सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले जब छोड़ा जाता है, और वो कंडीशनल रिलीज होती है, जिसे हम पेरोल कहते हैं। प्रोबेशन में तो आपको क्या होता है कि जाओ इधर जाओ उधर जाओ, आपको टाइम भी दिया जाता है, और आपको निकल के क्या होता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं रिवीजन फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है, या आपको कहीं पे जाना है, या आपको कुछ करना है, तो उसको लेकर आप प्रोबेशन पीरियड पे बाहर आते हो। Okay, for that, read section number 3 and 4 of Probation Act. Okay, ठीक है? यस मैम। I think I have made it very clear ना कि किधर डिफिकल्टी आ रही है। मैम एक ना डिफरेंस चार्ट बनवा दीजिए प्रोबेशन का और इसका पेरोल का। फाइन, ठीक है, बना दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसको लेकर आप लोग कल एक होमवर्क करके आओगे कि सेक्शन 3 एंड 4 प्रोबेशन एक्ट क्या बोलता है। मैं अभी बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट यू ऑल कि आप ओपन करें 3, 4 एंड 5 प्रोबेशन एक्ट को एक बार देख के आए। ठीक है, चलिए। इज दैट क्लियर सुदर्शन? प्रोबेशन? Yes, ma'am, pretty clear. Means once I'll read, I'll get a better hold of this. A difference between payroll and probation? Ma'am, actually, I'm very new, so I'm finding it a bit difficult. But I hope Okay. I'll Okay. go through it kind of. Can you please tell me one thing? Are you an LLB student or? Yes, ma'am, I am, but I'm doing it late. Actually, I'm pursuing job and I'm doing simultaneously. I'm doing it, so I don't find much time to study. Okay. Yeah, and it was in the courses were this IPC was in first year and CRPC in the third year. So I'm yet to study CRPC. I've Okay, studied you've not IPC. even started. And this is what I'm teaching is more than what is CRPC. LLB and in fact LLM. It's an Yeah, advanced course what I'm yeah, teaching no you. problem. I just listened to you, and it's better to once you listen and the discussions give you a better understanding of things. So No problem. If there is any problem or any that you don't understand anything, you can stop me there and you can ask me what is the meaning of this. There and there I stop and ask. I'll tell you, no, this is not this and this is not that. So it will be a clear vision to you that this word states that. In law, there are different words where even a LLB yeah, student, they don't understand. So the concept is clear now. Once the concept is clear, then you will tell me, no, this is this and this is that. yeah, Okay. sure, ma'am. I get. Yeah, Chalo, I hope with this class you can get some of the help from my side. yeah, yes, ma'am. Thank you. The compensation amount may be required fine in the manner provided. अब जो compensation का जो amount दिया जाता है वो ऐसे manner में दिया गया है जो कि आपको 386, 387 provide करता है subsection 2 of 5 of Probation Act. It may be noted as civil code which is trying the suit. अब यहाँ पर जो civil suit की बात की जा रही है, civil code आ गया मतलब civil suit की बारी आ गई। यहाँ पर अगर ऐसा कोई मैटर है जहां पर ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट किया गया है, ठीक है, सजा सुनाई गई है ऑफेंडर को, तो उस बात को लेकर अगर कॉम्पनसेशन दिया जाने वाला है तो उसको रिकवर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। ठीक है, जो ऑफेंडर है, यानी आपको पता है, अगर आप लोगों ने 340 पढ़ा होगा सीआरपीसी का, जिसे हम कहते हैं प्रेजुरी। ठीक है, 340 में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ भी है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं ना, फॉल्स एलिगेशन, इमेजिनरी, है ना, वो सब चीजें करते हैं। तो विद दिस व्हाट हैपेंस ना, उसके वजह से अब 340 को लेके आया गया कि अगर आप ऐसा कोई झूठा एविडेंस कोर्ट में देते हैं
तो 340 एविडेंस के तौर पे 340 एप्लीकेशन लगाई जाती है अगर आपने झूठा एफिडेविट दिया है कोर्ट के सामने, है ना, या झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, तो देर एंड देन आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 340 सीआरपीसी के अंदर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड विद दैट एप्लीकेशन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे या झूठा केस किया गया था या कुछ ऐसा किया गया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही हूँ, डैमेजेस की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हस्बैंड है, उसको अपने वाइफ के ऊपर बहुत शक आता था, ठीक है, शक की किस्म का इंसान था। तो उसको लेकर क्या हुआ, वाइफ ने कुछ नहीं किया, हस्बैंड ने क्या किया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए लिए जिसको लेकर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था सिवाय एक ओरल के, ठीक है। उसके लिए ना उसका फ्रेंड ना कोई ऐसे आके बोलने के लिए भी तैयार नहीं था कि हाँ हमको पता है इस बारे में, ठीक है। अब जो हस्बैंड है उसने तो एलिगेशंस लगा दिए, वाइफ ने क्या कर दिया, उसमें आके 340 लगा दिया। 340 में कहा कि उससे कहा जाए कि अगर ये सारी बातें प्रूफ करनी है तो गिव एविडेंस, गिव प्रूफ। हस्बैंड जो है वो ना प्रूफ लेके आ सका ना एविडेंस लेके आ सका। जज ने क्या कर दिया, 340 लगा दिया, उसको सेंटेंस कर दिया, उसके साथ में डैमेजेस लगा दिया। तो ये तो वैसे डैमेजेस होंगे जो विक्टिम को दिए जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जब सिविल आता है तो कॉम्पनसेशन टर्न्स इनटू डैमेजेस एंड विद डैमेजेस यू गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी ऑफेंडर। आई बात ध्यान पे, आई बात ध्यान पे। Yes, ma'am. ये सिविल सूट होता है, ये Yes, सिविल केस होता है, इसमें जो भी कुछ होगा आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन रिकवरी कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस कैसे निकालोगे भाई, जो सिविल सूट के अंदर आपको डैमेजेस दिए जाएंगे उसी फॉर्म का आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। आप विक्टिम से कंपनसेशन नहीं मांग के डैमेजेस मांगोगे, ठीक है। विक्टिम से कंपनसेशन नहीं, डैमेजेस मांगोगे और डैमेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्पनसेशन। आई बात ध्यान पे, क्लियर है। राम क्या हुआ, यस मैम, कुछ नहीं। कॉम्पनसेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब 1988 में हिट एंड रन केस को जाने तो कौन नहीं जानता है, बीएनएस में क्या हुआ, चक्का जाम, है ना, सुना होगा कि ट्रक जैम हो चुके हैं, गाड़ियां रुक चुकी है, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है, और आप लोगों को लॉलीपॉप देके ये बोला गया कि भाई हम उसमें चेंज लाएंगे लाएंगे लाएंगे, अब पता नहीं कब लाएंगे, है ना। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 में उसकी जो फोर्स इफेक्ट आई थी वो 22 मई 1987 में आई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 142 163A, जो प्रोवाइड करता है क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनसेशन तो एक बात है, अभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला मर गया, ठीक है, एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई। एफआईआर में तो ये देखा जाएगा कि आपको जेल भेजना है या नहीं भेजना है, फाइन लगानी है नहीं लगानी है। उसके हिसाब से मोटर व्हीकल में रिकवरी अमाउंट भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। पैसा कैसे रिकवर करोगे, अक्यूज से आप कैसे रिकवरी करोगे, जिसको लेकर आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करोगे, जिसमें क्या होगा, एक होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी, एक होता है फॉल्ट लायबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर समझो एक केस है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। एक हिट एंड रन केस हुआ था जिसमें जो है वो पर्सन जो है वो मर गया। मरने के बाद में उसके जो डिपेंडेंट्स है, यानी कि उसके मम्मी पापा भैया जो भी फैमिली के अंदर है, ठीक है, अगर उनको रिकवरी करनी है तो उसमें कैसे किया जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अभी एफआईआर तो हो गई, डेथ हो गई तो फिर उसको सेंटेंस तो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसको लेकर हम क्या करेंगे, इंसान तो चले गया लेकिन अभी उसकी रिकवरी पैसा तो चाहिए ना। तो ये चेक किया जाता है कि उसके जो गाड़ी के पेपर्स थे वो इंश्योर थे या नहीं थे। दूसरा डिफेंस ये लिया जाता है कि उसका जो लाइसेंस था वो एक्सपायर्ड तो था नहीं या था, ठीक है। ये सब चीजों का डिफेंस होने के बाद में रिकवरी किया जाता है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस है तो पैसा कौन भरेगा, इंश्योरेंस वाले भरेंगे, हम लोग क्या करेंगे वहां से बच जाएंगे। तो यहाँ पर नो फॉल्ट लायबिलिटी हो गया। फॉल्ट लायबिलिटी में मैंने कहा इंसान मर गया,
तो ये सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको मालूमात होने चाहिए। इफ यू ऑल वांट आई कैन शेयर वन केस ऑफ माइन, जो कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम का केस था, जिसमें कॉम्पनसेशन देना पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं भर के मैंने ये सारे डिफेंसेस लिए थे, और उसके बाद में कोर्ट ने कहा था कि वेयर देयर इज एन इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस हैज टू पे टू द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स। मैम हाँ, मैम सेक्सुअल असॉल्ट जो केस होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं ना? आपने कहाँ पढ़ा है सेक्सुअल असॉल्ट को? कौन से सेक्शन में पढ़ा है, पहले ये बताओ। मैम पढ़ा है हम कहीं पे कोई सेक्शन पूछने में? वाले हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, वो क्रिमिनल है ना? आप मुझे बताओ ना बेटा, सेक्सुअल असॉल्ट को आपने हैरेसमेंट पढ़ा है? यस मैम, आईपीसी में पढ़ा था। तो आपने IPC भी 376 6 से पढ़ा ऊपर है है? मैडम। सेक्सुअल असॉल्ट को 376 में पढ़ा जाता है, पता है ना? मैम तो अभी कहाँ क्या पे हुआ आएगा? कि कंपनसेशन के मामले में एक बहुत आइकॉनिक शो के प्रोड्यूसर हैं, उनको सेक्सुअल असॉल्ट का उनपे केस हुआ था। तो जो विक्टिम थी उसको सिर्फ कंपनसेशन दिया गया, उस और जो प्रोड्यूसर था उनको वो कोई भी इम्प्रिजमेंट अलॉट नहीं की गई। तो उसलिए वो अभी तो अपील में जाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे आई थिंक, क्योंकि वो एक क्रिमिनल केस है और ऐसे में किसी का रेप हो जाता है और बस उसको पैसे दे दो, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। मॉनेटरी कंपनसेशन हर चीज में नहीं ना चलता, तो ये कंपनसेशन किस हद तक जाता है? बेटा देखो, अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या देखा था? कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, और अगर डेथ होता है तो, है ना? तो यस अगर मैम। आप ये जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर बोल रही हो, तो उसमें तो वो 100% क्रिमिनल क्लचेस में आता है। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो प्राइवेट कंप्लेन होनी चाहिए। अगर प्राइवेट कंप्लेन के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट इशू मैम प्रोसेस नहीं जजमेंट आ करता गया। है, मैम हाँ, जजमेंट आ गया है। मतलब जजमेंट कौन से केस में है, क्रिमिनल सिविल में? क्रिमिनल में आया है मैम। तो वो क्रिमिनल क्रिमिनल में क्या जजमेंट आया कि क्रिमिनल केस बनता उनको नहीं है ऐसा? ऊपर 7 लाख रुपए दिया गया है विक्टिम को बस। एंड नो सेंटेंस? नो मैम, नो सेंटेंस। तो वो तो सेक्शन के अगेंस्ट हो गया ना बेटा। दैट्स जस्ट व्हाई शी वर्ड, विल गो उनका ऑन ये अपील। कहना है कि सेक्सुअल असॉल्ट डज नॉट कम अंडर क्लचेस ऑफ 376 अवार्ड। उसमें ऐसा जजमेंट में बोला गया है क्या? 376 377 में नहीं आता है क्या सेक्सुअल असॉल्ट? और उसमें क्या ऐसा लिखा है क्या, सेक्शन ये बोलता है क्या कि ओनली कंपनसेशन मैम टू द उनको विक्टिम इज उनको इनफ? वो क्या कहते हैं, ऑफेंडर घोषित कर दिया गया, उसके बाद उन पे कंपनसेशन अलॉट किया गया, लेकिन कोई भी सेंटेंस अलॉट नहीं विदाउट किया गया। इम्पोजिंग 10 years imprisonment? यस मैम, कुछ नहीं दिया गया है, बस कह दिया गया है कि 7 लाख रुपए जुर्माना है वो देने का है। किस कौन सा कोर्ट है? मैम महाराष्ट्र का ही है केस ये तो। महाराष्ट्र का केस? यस मैम। इम्पॉसिबल है ये। ट्रायल नहीं कोर्ट ने मैडम, किया ऐसा है हो ही ये? नहीं सकता मैडम। ट्रायल कोर्ट हमको तो नहीं मालूम है। मैम वो कौन सा कोर्ट ने किया? वो ट्रायल कोर्ट ने किया है, तभी तो वो हाई कोर्ट जाएगी अपील में। तो ट्रायल कोर्ट का मैटर है, तो कहाँ का मैटर है? शोलापुर है क्या कोल्हापुर है? मैम जहाँ मूवी वगैरह बनती है वहां की है। मुंबई। मूवी वगैरह बनती है? यस मैम। वो है मैम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं आता शो। अच्छा, ये इधर का मैटर है, ओके। वहां पे बॉम्बे का मैटर है ये? यस मैम। हाँ, बॉम्बे बॉम्बे में अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी। मैं आपको ना फोन पे बताती हूँ इस बारे में। मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो। ओके मैम। यहाँ पे नहीं बता सकते। चलो, अब देखो, while डीलिंग विद द केसेस ऑफ रेप, कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ डेथ, देखो उस्मा जो तुम पूछ रही हो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो जो कंपनसेटरी जस्टिस है, एपिक्स कोड इंटरलिंक करते हैं ये इश्यूज को, जब आर्टिकल 14, 20 और 21 डील करता है इन केसेस ऑफ रेप, कस्टोडियल टॉर्चर, डेथ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और thereby making the state primary liable to compensate the victims, and sometimes with liability to the state to recovery the amount from the officials or authorities who are in fact directly responsible for such deeds। अब इसका मतलब ये बोलता है कि अगर समझो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कहां पर भी हो, तो आपके साथ में अगर ये सारी चीजें होती है तो स्टेट जो है आपको रिकवर करके देगा, यानी कि जो पुलिस होगी वो आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकवरी करके देगी। और ये फंडामेंटल राइट है हर किसी सिटीजन का। आर्टिकल 21 जो कि आपको बोलता है कि जो अभी देखो पिटीशन जो आप लोग फाइल करते हैं 226 हाई कोर्ट के सामने, 32 139,
सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां पर आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो अगर स्टेट ने ऐसा कुछ किया है जहां पर केसेस ऑफ रेप है। अब ये अगर स्टेट में चली जाएगी जो आप मुझे केस बता रहे हो बेटा, तो ये विक्टिम को सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं और इनफैक्ट जो ऑफेंडर को जो भी इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, तो वो अंडर दिस आर्टिकल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर्ट को बोल सकते हैं और कोर्ट ये चीज बिल्कुल मान सकती है। ठीक है, तो राइट टू कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है इन केसेस जहां पर फंडामेंटल राइट अगर अब्रिज नहीं होता है, अगर लीगल राइट उसके कनेक्शन में है वो वायलेट हुआ है, तो भी इंडियन जुडिशरी के अंदर आप विक्टिम्स को रेस्क्यू कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हैज टोटली फेल टू गिव जस्टिस। तो हाउएवर क्या हो जाता है ना कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी अंडर दिस आर्टिकल्स यू कैन गो बिफोर द हाई कोर्ट एंड इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर अवॉर्डिंग द कंपनसेशन टू द विक्टिम एज पर द ऑफेंस। ठीक है, ठीक है, यस मैम। चलो, कंपनसेशन बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ये ना ह्यूमन राइट्स कमीशन जब मैं बोलूँ ना तो मेरे को बहुत ये स्मॉल वर्ड लग रहा है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग वहां पे रिकवरी कर सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में अपन वैसे रिकवरी कर सकते हैं, प्रोबेशन में अगर जो ऑफेंडर्स है वो बाहर है उनसे हम विक्टिम्स जो है वो रिकवरी कर सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बोला जा रहा है और विक्टिम्स के कंपनसेशन की भी बात की जा रही है। तो 1993 में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना था उसमें कोर्ट्स ने क्या कहा कि बेटर हमको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जो एक्ट है वो फोर्स में आई थी 20th डे ऑफ सितंबर। अभी इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। नाउ यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव एंड व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव? चलो आदित्य बताएगा, थोड़ा सा डिस्कशन भी होना चाहिए, तो मैं ही बोलूं वो अच्छी बात नहीं है। चलो, व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिवली? Ma'am, which is implemented from back date, means usually the law is implemented the way it is published in the Gazette, but some laws are implemented from the back date, means even the previous cases which have been ongoing. Yes, now like will be Domestic Violence Petition Act. Correct. चलो बताओ मैम, आदित्य, फिर भी पीछे के केस को लेते हुए पीछे के केस को लेते हुए आगे बढ़ा जाओ, है ना? यस मैडम पूर्वानया वो लागू होता है। हाँ, क्या 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 करेंद्र साहब? पूर्वानया बोलते हैं उसे, वो पहले से। पूर्वानया? हाँ, ये आज से होता है, ये तो रेट्रो वो अलग है, प्रोस्पेक्टिव होता है, वो प्रोस्पेक्टिव होता है, पहले से होता है। हाँ पहले से रेट्रोस्पेक्टिव, यस, जो पीछे का है उसको लेके आगे बढ़ना, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, that is retrospectively. Although it had received an assent from the president on 8th of January 1994 by the repealing the connected, repeal का मतलब होता है उस एक्ट को, repeal का मतलब क्या होता है? What do you mean by repealing? वापस निकाल लेना। डिलीट is repeal. उसको फिर से लेके आया जा सकता है क्या once it is repealed? नो मैम। आपको याद है सीआरपीसी में आप लोगों ने क्वींस का डेफिनेशन पढ़ा था? मैम, क्वीन का डेफिनेशन उधर पढ़ा था आईपीसी में। हाँ, तो वहां पे पढ़ा था, सॉरी आईपीसी में क्वींस का जो डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसमें Yes, उसको रिपील कर दिया गया क्या? उसको फिर से कभी लाया गया है क्या? नहीं मैम, नहीं लाया। Once repeal, it is deleted. Okay? यस मैम। So that's Yes, ma'am. repealing. The connected ordinance of the 1993. Now what does here ordinance means? Ordinance क्या होता है? अधिसूचना। ऑर्डिनेंस, बिल ऑर्डिनेंस, जब बिल पास हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस पास हो गया। Yes, बिल पास हो गया, that means ordinance पास हो गया, correct. ठीक है, this act also provided the provisions for constitution of the different commission like National Commission for Minorities, इसके sections दिए गए हैं, और इसमें सबसे important चीज है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिलेटेड जो होता है, और ये कमीशन जो है एम्पावर की गई है, जो कंपनसेशन होगा वो विक्टिम्स को पे किया जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिलेटेड, है ना। तो Yes, ma'am. कमीशन आर रिकमेंडरी बॉडीज जो कि सो मोटो भी इसके ऊपर एक्ट करती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं इसको नहीं मिला है, तो आपने देखा होगा हाई कोर्ट जजेस सो मोटो कंटेम्प्ट निकालते हैं, सुना है आप लोगों ने? मैं बच गई लेकिन, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस हमारे जो प्लीडिंग्स होते हैं, हमारे जो ड्राफ्टिंग्स होते हैं, उसके ऊपर भी सो मोटो कंटेम्प्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही सो मोटो एप्लीकेशन जो है बिना एप्लीकेशन विक्टिम्स के दिए हुए भी ये जो स्टेट बॉडीज है ये आप लोगों को कॉम्पनसेशन दिलवाने में हेल्प कर सकती है। तो ये जो कॉम्पनसेशन रिकमेंडेशन होती है ये हियरिंग देती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट को अपॉर्चुनिटी देती है, भाई तुम बताओ हम लोग कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे। अगर यहाँ पर इन लोगों का रिप्लाई नहीं आता है तो उसको नो से बोल के क्लोज किया जाता है और आप लोगों को विदाउट एनीथिंग आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। Is that clear? Yes, ma'am. Any difficulty till here? No, ma'am. तो राइट्स ऑफ विक्टिम क्लियर, जो आप लोग मुझे बोलते थे कि मैम नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है लिखने के लिए, Yes, ma'am. Clear. मैंने क्या किया, सिंपल ही लिखा है ना, कुछ उसको हार्ड एंड फास्ट दिया है क्या लिख के आपको? मैम लेकिन इसमें बहुत सारे एक्ट का मिक्सचर है ना, हमें इतने एक्ट्स पता थोड़ी है। हाँ तो यही करना पड़ता है। वेर यू कांट कन्विंस यू कंफ्यूज, योर दैट शुड बी योर दिस नो। आपको मैंने हमेशा बोला है कि आप ये हमेशा याद रखना कि जब आप कंफ्यूज नहीं कर कन्विंस नहीं कर सकते हैं, आपकी एक ये होनी चाहिए कि कंफ्यूज कर दो सामने वाले को, उसको समझ में नहीं आया। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे स्टे लिए हैं जहां जहां पे मैं कन्विंस नहीं कर पाती थी, वहां वहां कंफ्यूज करके हाथ थोड़ा मार के लेके आ जाती थी। चलो विल सी कि प्रोबेशन के एडवांटेजेस क्या है। प्रोबेशन के एडवांटेजेस क्या है? प्रोबेशन के एडवांटेजेस क्या है, चलो मैं ही बता देती हूँ कि जो ऑफेंडर है उसको क्रिमिनल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है, क्योंकि वो अंदर होता है तो वो क्रिमिनल्स के साथ में होता है। इट कीप्स द ऑफेंडर अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ रिफॉर्म्स। फिर वो क्या करता है, वो लॉ ब्रेकिंग से बचता है, और जो रिवेंजफुल एटीट्यूड है सोसाइटी का वो कहीं ना कहीं उससे ये सेफ होता है। और जो ऑफेंडर है उसको रिलीज किया जाता है कन्विक्शन से, और वो क्या करता है, सोशलाइज होता है, और इससे क्या होता है उसको रीएडजस्टमेंट करने में सोसाइटी में हेल्पफुल हो जाता है। सुधरने और का मौका ऑफेंडर मिलता जो है, है वो कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियली, हाँ, सुधरने का मौका मिलता है। सुधरने का मौका मिलता है। और जो ऑफेंडर है उसको कहीं ना कहीं फैमिली और फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। फिर उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो लूज हो जाता है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ सफिशिएंसी, उसको बढ़ाने के लिए वो सारे चीजों को अनेबल करते हैं। और उसके बाद में वो सेल्फ डिसिप्लिन चलता है। और ऑफेंडर का कांस्टेंट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो सुपरविजन में चलता है कि भाई ये सही कर रहा है, और लोग उसको देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों से बाहर आता है, वो इम्प्रूव करता है अपना क्वालिफिकेशन, स्किल, एफिशिएंसीज, रिड्यूस होता है उसका बर्डन सोसाइटी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको ये, नहीं तो हम उसको चीपस्टर देखते हैं ना कहीं आपको पता है कि हम लोग उनको कौन सी नजरों से देखते हैं, है ना। तो वो कहीं इसके वजह से जजेस जो होते हैं वो सोशलाइज करते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर को वो इंडिविजुअलिटी लेकर वो लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं इस एक्सटैक पर कि कहीं ना कहीं जो प्रोबेशन पीरियड पर ऑफेंडर्स है वो सुधर के अंदर आए, और वो सुधर जाए और फिर से वो ऑफेंस रिपीट ना करे। अगर मैं पेरोल से कहूं तो पेरोल को अगर आप लोगों ने डेफिनेशन पेरोल का पढ़ा होगा, या चलो मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाती हूँ, तो इफेक्ट क्या है पेरोल सिस्टम का, ठीक है। अगर जो साइकोलॉजिकल एक कैपेबिलिटी होती है कि भाई सोशल रीएडजस्टमेंट चाहिए हमको, या पेरोली जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है कि उसके जो पीरियड होता है वो पेरोल पे जो उसको बाहर ये किया जाता है, जैसे हम लोग ने कहा कि टेम्पररी पीरियड के लिए उसको बाहर भेजा जा रहा है, उसको पूरी सजा तो कंप्लीट करनी होती है। तो जो भी पर्सन्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, पेरोल बोर्ड होता है जहां पर क्वालिफाइड ट्रेन्ड पर्सन्स को बिठाकर उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनको ये किया जाता है कि भाई तू क्रिमिनल नहीं है, ठीक है जो हुआ सो हुआ।
तो उसको लेकर मेजर्स लिए जाते हैं कि भाई प्रोबेशन जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें मेजर्स लिए जाते हैं ऑफेंडर्स को लेकर। और पेरोल में ऐसे लिए जाते हैं कि बोर्ड बिठाई जाती है और जो पर्सन होते हैं उनकी एबिलिटी को, उन सब चीजों को देखने के बाद में उनको ट्रेन किया जाता है, उनको एक्विडेंस में लेके आया जाता है, लोगों के साथ में उनकी साइकोलॉजी चेंज की जाती है। चलो मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, पर मैंने थोड़ा हल्का तो आपको बता ही दिया। आपको चाहिए मैं डिफरेंस बिटवीन पेरोल और ये लिखा दूं? यस मैम। चलेगा, आई विल राइट। सिमिलरली कल डिस्कस करती हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? पेरोल और इसको भूल जाओ, प्रोबेशन को, बाकी मुझे बताओ। नो मैम, और कोई मिस वो नहीं है। राजेश आपको? यस मैम। आप में से किसी को भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नो डिफिकल्टी। चल एंड करते हैं क्लास को फिर। यस मैडम। टुमारो द क्लास विल बी 9 o'clock to 10:30। नाइट में क्लास चलेगी आप लोगों की, तो नाइट में तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नो उस्मा, मैम। इज इट ओके विथ यू नो? यस मैम, ओके ओके, आई एम फाइन। ओके ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास को। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। मैम गुड नाइट मैम। गुड नाइट।